हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किस तरीके से एनोड और किस तरीके से कैथोड की तरह काम करता है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सुनना समझना ध्यान से। जैसे होता है क्या है कि दो शब्द होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है सेल। इलेक्ट्रोड और सेल में डिफरेंस होता है। मतलब कहने का क्या, अगर दो इलेक्ट्रोड को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, दो इलेक्ट्रोड को एक साथ जब कनेक्ट किया जाता है तो एक सेल का फॉर्मेशन होता है। यानी जब भी आपसे कोई पूछे कोई कि सेल का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सेल दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करने के बाद मिलता है। और सेल का मतलब ये होता है कि दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के बाद उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में करंट का फ्लो होता है। तो वो बात की चीज़ है कि जैसे किस तरीके से किसी सेल को रिप्रेजेंट करने वाली बात जो है उसी को हमको समझना है। तो हेडिंग हम लोगों ने डाल रखा है कि IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। तो किस तरीके से किसी सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज पर IUPAC कन्वेंशन, इसको हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वहाँ लिखा हुआ है एनोड, फिर उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन और लिखा हुआ है कैथोड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप एनोड पे होने वाली रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो। यानी एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, यानी सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो, फॉलोड बाय टू वर्टिकल लाइंस। क्या है इसको अभी देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद कैथोड यानी रिडक्शन वाली रिएक्शन को लिखते हो। ये जो डबल वर्टिकल लाइन होती है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सेल है हमारे पास तो उस सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि पहले आप एनोड पे होने वाली रिएक्शन को लिखते हो, उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन जो कि सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, और फिर उसके बाद कैथोड पे होने वाली रिएक्शन को लिखते हो। छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स पहले समझ रहे हैं हम लोग, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि इधर एक्वस मीडियम है और दोनों साइड अगर मान लो एक्वस मीडियम है तो ये सेम फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फिलहाल हमारे लिए उतने काम की चीज़ नहीं है। अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है एनोड, फिर उसके बाद जो है सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड, तो इस तरीके से किस मतलब कैसे हम रिएक्शन को लिखेंगे इसको ज़रा हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए एक हमने यहाँ पे सेल बना रखा है और इसको देखो आप समझना इसको। इस रिएक्शन में लिखा हुआ है जिंक है सॉलिड फेज, वो Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन होता है वो फेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी जिंक सॉलिड फेज है वो कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस में। जिंक सॉलिड फेज कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस में। उसके बाद बीच में यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन के बीच में दो वर्टिकल लाइंस बनी हुई, एक ये वर्टिकल लाइन और एक और वर्टिकल लाइन, बीच में KCl का सॉल्ट लिया गया है। तो सॉल्ट ब्रिज में इस सॉल्ट का यूज किया गया है। कैसे क्या यूज होता है इसको देखेंगे, मैंने पहले ही बोला आपसे। तो अभी 2 मिनट के लिए सिर्फ इतना समझो कि ये सॉल्ट ब्रिज में यूज किया जाने वाला सॉल्ट होता है। तो ये एनोड की रिएक्शन हो गई जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद कैथोड वाली रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन होता है, तो H+ एक्वस लिखा हुआ 1 मोलर वो कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस में, जो कि किसके ऊपर कलेक्ट किया जा रहा है, प्लेटिनम सॉलिड के ऊपर। क्योंकि प्लेटिनम सॉलिड के ऊपर कलेक्ट करने के पीछे वजह क्या है, जो हाइड्रोजन गैस फेज में हमको मिलेगा वो उसकी कोई रॉड तो होती नहीं है, तो उस गैस को किसी न किसी मेटल के ऊपर कलेक्ट करना होगा, तो प्लेटिनम के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। दोबारा समझना, मैंने बोला आपसे कि सबसे पहले हम एनोड पे होने वाली रिएक्शन को लिखते हैं, फॉलोड बाय सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद कैथोड वाली रिएक्शन को लिखते हैं। तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, यानी यहाँ पे जिंक है Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज है और फिर कैथोड पे होने वाली रिएक्शन जो है वो H+H2 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इस तरीके से किसी सेल को रिप्रेजेंट किया गया है तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो हमने रिएक्शन को भी लिख रखा है यहाँ पे कि जो कैथोड पे होने वाली रिएक्शन होगी उसमें तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है हमने 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, पहली रिएक्शन। दूसरा, अगर एनोड पे होने वाली रिएक्शन की बात करें तो एट एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एट एनोड जिंक जो है वो Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और जिंक जब Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसको बोल दिए क्वेश्चन नंबर 2।
इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड करोगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी आपके पास बचेगा क्या, 2H प्लस जिंक गिव्स H2 प्लस Zn+2। तो ओवरऑल आपके पास जो रिएक्शन है वो यही लिखी हुई है, 2H प्लस जिंक सॉलिड गिव्स H2 गैस प्लस Zn+2 एक्वस। इस तरीके से किसी भी सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बहुत कुछ देखेंगे इसके बारे में हम लोग आगे, तो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि अगर 2 इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया तो दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के बाद उनके सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले एक हेडिंग हम लोगों ने लिखी हुई है यहाँ पे, और वो ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में फिलहाल बात हो रही है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब आप सुन लो, अगर मान लो पूछा जाए स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ, तो बोलोगे अगर वो सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोलर के बराबर होगी, और अगर कोई गैस हमको मिल रहा है तो उस गैस का प्रेशर 1 बार के बराबर होगा। दोबारा सुनना, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी 1 मोलर के बराबर होगी, और अगर कोई गैस हमको मिल रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में या रिएक्टेंट से, मतलब रिएक्टेंट अगर गैस फेज में है तो उसका प्रेशर 1 बार के बराबर होगा। तो हमको स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है E नॉट सेल इज इक्वल टू SRP एट कैथोड माइनस SRP एट एनोड। यानी ये जो शब्द लिखा हुआ है SRP, इसका मतलब ये होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो शब्द होता है SRP, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और बाकी ये भी वही लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो E नॉट सेल का मतलब क्या होता है, तो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ये जो शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द का क्या मतलब हुआ, इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखना आप ध्यान से, मैंने क्या किया कि मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया था कि किसी भी सेल का अगर मान लो कि पोटेंशियल या किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो उसको आप हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करते हो, और हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करने के बाद जो है फिर वहाँ पे अगर उस इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी एनोड की तरह काम करेगा, और वही इलेक्ट्रोड की अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होगी तो उसी हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, वो कैथोड की तरह काम करेगा। ये पॉइंट हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ, इसको जरा हम समझते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी एक बेसिक आपको आइडिया बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक कंटेनर लिया हमने, और इस कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे जिंक की रॉड को ले रखा है। फिलहाल एक छोटे से एग्जाम्पल को, ज़्यादा इसमें आप दिमाग मत लगाना क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो भी छूट रही हैं। हमने जिंक की रॉड को लिया और जिंक की रॉड को हमने क्या किया, जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया। यहाँ पे जिंक की रॉड को हमने जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। दूसरा, यहाँ पे हमने कॉपर की रॉड को लिया है, और कॉपर की रॉड को लिए जाने के बाद हमने इसके अंदर इसको कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, यानी CuSO4 एक्वस में हमने इसको क्या कर दिया है, डिप कर दिया है। इन दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, और दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर के थ्रू। पोटेंशियोमीटर जो होता है वो वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करता है। तो यहाँ पे जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया, और इन दोनों रॉड को हमने पोटेंशियोमीटर के थ्रू जोड़ दिया है। अब इसमें जैसे हम लोगों ने जब एकदम बेसिक जो है मतलब जब देखना स्टार्ट किया था तो वहाँ देखा था कि जिंक के अंदर कॉपर के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी थी, यानी जिंक जो था वो Cu+2 आयन को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर रहा था, यानी जिंक ऑक्सीडाइज होगा और Cu+2 क्या होगा, रेड्यूस होगा। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब ये एनोड की तरह काम करेगा, और एनोड की तरह काम करेगा, साथ साथ में ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, और बाकी Cu+2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब जरूर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी ये रॉड पॉजिटिव चार्ज, ये रॉड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहा है।
अब एक बात सोचो आप कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, यानी करंट का फ्लो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और एक चीज़ हमको ये पता है कि करंट का फ्लो जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच में होता है। मतलब आप नेचुरल वे में बात अगर करो तो आप बोलते हो क्या हो कि पानी का फ्लो हाई हाइट से लो हाइट की तरफ होता है। ऐसे ही आप बोलते हो कि अगर मान लो एक बॉल है, उसको जो है मान लो कि उस बॉल की बात अगर करें हम, तो उस बॉल को अगर ऊंची हाइट से हम छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, यानी हाई हाइट से लो हाइट की तरफ गिर रहा है। इसी तरीके से करंट की अगर बात करें तो करंट का जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। यानी अगर जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और Cu+2 आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट का जो फ्लो हो रहा है वो कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। और अगर कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है मतलब कैथोड हाइयर पोटेंशियल और एनोड क्या है, लोअर पोटेंशियल। और इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट का फ्लो होगा। तो वही स्टैंडर्ड कंडीशन में इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को हमने लिखा हुआ है ई नॉट सेल। अगर इसकी मोलैरिटी 1 मोलर और यहाँ भी मोलैरिटी 1 मोलर तो ई नॉट सेल हो जाएगा। वही लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। और भी चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। तो एक पॉइंट हमको समझ में आ गया कि ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ई नॉट सेल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब जरा एक और बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। जैसे होता है क्या है कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले कि बोला था मैंने एक शब्द सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज नाम का टर्म क्या होता है और कैसे किस तरीके से और क्यों इसका यूज किया जाता है, इसको हमको समझना है। तो अगली हेडिंग ही हमारी है वही कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ और दिखाता हूँ कुछ चीज़ें, इसको ज़रा प्लीज़ आप देखना। जैसे हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया हमने और इस कंटेनर को दूसरे कंटेनर के साथ हम 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक, एक कंटेनर लिया उसमें एक इलेक्ट्रोड, एक दूसरा कंटेनर लिया उसमें दूसरा इलेक्ट्रोड। जैसे जिंक और कॉपर वाले एग्जाम्पल से समझ पाना थोड़ा आसान होता है, तो उसी एग्जाम्पल को हम लोग जरा समझते हैं और प्लीज़ देखना आप समझना चीज़ों को। जैसे हमने क्या बोला कि जिंक की रॉड ली, यहाँ पे कॉपर की रॉड को ले रखा हमने, इसको जिसमें डिप किया हुआ है वो जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ZnSO4 जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है, यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है। ठीक, मोलरिटी आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इन जनरली हम 1 मोलर से लेके समझ रहे हैं क्योंकि चीज़ों को वहाँ थोड़ा समझ पाना आसान होता है। यहाँ भी कॉपर सल्फेट की मोलरिटी 1 मोलर के बराबर। ठीक, इन दोनों को हमने बाहर वायर के थ्रू कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद क्योंकि जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कॉपर +2 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ हमने लगा दिया अमीटर। अमीटर क्या होता है कि करंट को अगर मान लो करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ फ्लक्चुएशन होता है, तो वो बताता है इस बात को कि उस 2 सर्किट या 2 जो है मतलब इलेक्ट्रोड के बीच में करंट फ्लो हो रहा है। अब साइंटिस्टों ने क्या सोचा है कि अगर जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में और कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाए और दोनों को अमीटर के थ्रू जोड़ दिया जाए तो इसके बीच में करंट का फ्लो होना चाहिए। करंट का फ्लो हुआ लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, और उसके बाद अचानक ये देखा गया कि करंट का फ्लो होना बंद हो गया। उसके पीछे की वजह ढूंढी गई, तो उसके पीछे की वजह कुछ ऐसी थी कि जिंक जो है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स हो गया, और इलेक्ट्रॉन का अगर सोर्स हो गया तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव करेगा तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। एक बात सोचो आप, अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो Zn+2 आयन में कन्वर्ट होगा, और जिंक अगर Zn+2 आयन में कन्वर्ट होगा तो एक तो ऑलरेडी जिंक +2 आयन और सल्फेट आयन सॉल्यूशन में पहले से होगा, और Zn+2 आयन और मिलेगा, यानी सॉल्यूशन में टोटल नेट चार्ज क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव। दोबारा सुनना मैंने क्या बोला आपसे, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Zn+2 आयन में कन्वर्ट होगा,
और Zn+2n+2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से Copper+2 की तरफ जाएगा। यानी सॉल्यूशन में Zn+2n बढ़ रहा है, सल्फेट आयन तो उतना ही था लेकिन Zn+2n बढ़ रहा है। ठीक, यानी सॉल्यूशन में जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ बात करें तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का मतलब ये हुआ Cu+2 आयन है और साथ में सल्फेट आयन है। अगर Copper+2 आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर Copper+2 आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आप ये बोलोगे Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट होगा कॉपर सॉलिड में, और वो कॉपर सॉलिड धीरे धीरे इस रॉड पे डिपॉजिट होता जाएगा। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर रिलेटिवली बात करें तो Cu+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, तो सल्फेट आयन की रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। और अगर सल्फेट आयन बढ़ेगा यानी इसका मतलब इस पे जो चार्ज इस सॉल्यूशन के अंदर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज और इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब चार्ज यहाँ पे आ करके इकट्ठे होते जाएंगे तो उस केस में इसको बोलेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। यहाँ Zn+2 इकट्ठा होता जाएगा, यहाँ सल्फेट आयन इकट्ठा होता जाएगा। तो अगर Zn+2 इकट्ठा होता जाएगा तो फर्दर जिंक के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी घट जाएगी और जिंक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। यहाँ भी जब यहाँ पे आप बोलोगे कि सल्फेट आयन आकर के इकट्ठा होगा, इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और सल्फेट आयन आकर के इकट्ठा हो रहा है, तो सल्फेट आयन अगर इकट्ठा होगा तो इस पे भी Copper+2 आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और उस केस में करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज की वजह से, चार्ज के इकट्ठा होने की वजह से कुछ देर के बाद, बहुत शॉर्ट टाइम के बाद ही करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब इसमें इसीलिए सॉल्ट ब्रिज का यूज किया गया। सॉल्ट ब्रिज का किस तरीके से यूज किया गया, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है और ये इन्वर्टेड यू ट्यूब में हम सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट सपोज आपने मान लो KCl अगर ले रखा है, तो अगर KCl ले रखा है तो K+ आयन और Cl- आयन इसमें प्रेजेंट होगा। यहाँ चार्ज कौन सा इकट्ठा हो रहा था, Zn+2 आयन, तो Cl- आयन उसकी तरफ भागता है और Cl- आयन उसकी तरफ भागेगा तो Zn+2 आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला सिरा खाली हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी जिंक की बढ़ जाएगी। और सिमिलरली यहाँ सल्फेट आयन इस रॉड के चारों तरफ इकट्ठा हो रहा था, तो अगर सल्फेट आयन इकट्ठा हो रहा था तो K+ आयन इधर भागेगा, और K+ आयन अगर भागेगा तो सल्फेट आयन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे सल्फेट आयन अब कम मतलब यहाँ पे इकट्ठा होंगे, तो Cu+2 आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। यानी सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमने ये बोल दिया कि ये चार्ज को इकट्ठा होने से रोक रहा है। दूसरा एक और पॉइंट, ये सर्किट को भी कंप्लीट कर रहा है जिससे कि इलेक्ट्रॉन का या करंट का क्या हो सके, फ्लो हो सके। देखो ना आप, यहाँ पे सर्किट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और सर्किट के कंप्लीट होने की वजह से आप ये बोलोगे प्रॉपर वे में करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। ये सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो इसी पॉइंट्स को मैंने लिख रखा है और इसको ज़रा देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है, इसमें हेडिंग लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब इन विच जेली लाइक सब्सटेंस agar is filled along with a suitable solution of KCl KNO3 और NH4Cl और NH4NO3। मतलब ये इन्वर्टेड यू से ट्यूब होता है और उसके अंदर, उस ट्यूब के अंदर एक सब्सटेंस होता है, अगर जेली समझते हो गए आप लोग, मतलब वो जेली जो हम लोग खाते थे वही चीज़, तो वो जब उसको खाते थे तो उसमें फिसलन होती थी। तो वहाँ पे क्या है कि वो जो ट्यूब होता है ग्लास ट्यूब, उस ग्लास ट्यूब में एक ऐसा सब्सटेंस लिया जाता है जिस सब्सटेंस का नाम होता है अगर, और इस सब्सटेंस को यूज किए जाने के पीछे वजह ये है ताकि ये जो आयन्स हैं, मतलब K+ आयन Cl- आयन या K+ आयन NO3- आयन, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। तो वही शब्द लिखा हुआ है, इट इज़ ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब इन विच जेली लाइक सब्सटेंस अगर इज फिल्ड along with a suitable solution of KCl और KNO3 और NH4Cl और NH4NO3। किस तरीके से इनका यूज किया जाता है या किस कंडीशन पे इनको लिया जाता है, इसके बारे में भी आगे देखते हैं। पहले
लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में लिखा हुआ है इट कंप्लीट्स द सर्किट सो दैट करंट कैन फ्लो। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड लिखा हुआ है इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया आपको कि एक रॉड पे जो नेगेटिव एनोड पे Zn+2 इकट्ठा हो जा रहा था और एक रॉड पे सल्फेट आयन इकट्ठा हो जा रहा था। तो जब K+ आयन Cl- आयन एक दूसरे के अपोजिट भाग रहे थे तो वो दूसरे चार्जेस को, अपोजिट चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। तो वही लिखा हुआ है इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आगे लिखा हुआ है इट प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। ये भी हम लोग देख चुके हैं अभी। आगे एक और शब्द लिखा हुआ है इट प्रिवेंट वोल्टेज ड्रॉप, और एक और शब्द लिखा हुआ है इट मिनिमाइजेस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इन दोनों शब्दों का क्या मतलब होता है इसको आगे देखेंगे हम लोग। ठीक, अब अगला पॉइंट देखो, हमको ये समझना है कि वो जो सॉल्ट ब्रिज है उस सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम लेते हैं वो किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ले। तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। तो उसमें लिखा हुआ है मैंने इस चीज़ को कि द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन ए सॉल्ट ब्रिज, और इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज करते हैं हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहला क्या, केटायन और एनायन की स्पीड बराबर होनी चाहिए। दूसरा क्या, जिस स्पीड से केटायन यानी आयनिक मोबिलिटी केटायन और आयनिक मोबिलिटी एनायन की बराबर होनी चाहिए। ये दोनों लगभग सेम पॉइंट्स ही हैं। तीसरा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन मस्ट बी इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, यानी जितने केटायंस एक तरफ भाग रहे हैं उतने ही एनायंस दूसरी तरफ भागने चाहिए। तीन कंडीशंस, मतलब स्पीड ऑफ केटायन मस्ट बी इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन, यानी जिस स्पीड से केटायन भाग रहा है उसी स्पीड से एनायन भी भागना चाहिए। आयनिक मोबिलिटी केटायन और आयनिक मोबिलिटी एनायन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और तीसरा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन मस्ट बी इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। ठीक, ये दोनों पॉइंट तो, पहले दोनों पॉइंट तो लगभग सेम ही है, एक ही शब्द है इसका। ठीक, और इस तीसरे वर्ड का मतलब ये हुआ है कि जितने नंबर ऑफ केटायंस एक तरफ भाग रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ एनायंस दूसरी तरफ भागे। ठीक, अब बेसिकली क्या होता है कि इन तीनों कंडीशंस को सिर्फ 4 ही आयन लगभग सेटिस्फाइड करते हैं, और वो जो 4 आयन्स होते हैं वो आपका होते हैं K+ आयन, NO3- आयन, NH4+ आयन और साथ में Cl- आयन। तो वही लिखा हुआ है हमने। ये क्या लिखा है देखो जरा आप, तो इसमें लिखा हुआ है कि ओनली K+ आयन, NH4+ आयन, Cl- आयन, NO3- आयन हैव ऑलमोस्ट सेम स्पीड। तो K+ आयन, NH4+ आयन, Cl- आयन, NO3- आयन, इन चारों आयन्स की स्पीड लगभग सेम होती है, इसीलिए इनसे मिलकर के बना हुआ सॉल्ट हम यूज करते हैं। मतलब या तो KCl ले ले हम, या तो KNO3 ले ले, या तो NH4Cl ले ले, या तो NH4NO3 ले ले। वही लिखा हुआ है ये पॉइंट। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट और, आप ये बताओ एनोडिक कंपार्टमेंट जो था वहाँ पे, एनोडिक कंपार्टमेंट में था जो था वहाँ पे एनोड पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था, और एनोड पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था वहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था, वो जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था वो केटायन था, Zn+2 आयन था। तो अगर मान लो कि दूसरा आपने इलेक्ट्रोड ले रखा है, सपोज आपने सिल्वर की रॉड को ले रखा है और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आपने डिप कर रखा है, तो सिल्वर की रॉड के ऊपर Ag+ आकर के इकट्ठा होगा। तो अगर सॉल्ट ब्रिज के अंदर आपने KCl ले रखा है तो Cl- आएगा Ag+ की तरफ और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे मान लो आपने जो एनोडिक कंपार्टमेंट है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ मान लो आपने सिल्वर की रॉड ले रखी है। तो सिल्वर की रॉड ले रखी है और साथ में इसके अंदर सॉल्यूशन आपने AgNO3 का ले रखा है, यानी Ag+ और NO3- आयन ले रखा है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो Ag+ आयन में कन्वर्ट होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स हो गया, यानी नेगेटिव चार्ज। तो ये एनोडिक कंपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब सॉल्ट ब्रिज का आप यूज करोगे तो सॉल्ट ब्रिज में जो एनायनिक पार्ट होगा वही तो इधर की तरफ भागेगा ताकि केटायन को अपनी तरफ वो क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो अगर आपने एनोडिक कंपार्टमेंट में Ag+ आयन, Hg+2 आयन, कॉपर+ आयन या लेड+2 आयन या बिस्मथ का ऑक्साइड BiO+ आयन ले रखा है, तो उस केस में आप KCl या NH4Cl को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये जो पांचों आयन्स हैं वो ये जो पांचों आयन्स हैं वो Cl- के साथ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं।
तो ये जो सॉल्ट ब्रिज का मुंह होगा वहाँ पे ये प्रेसिपिटेट बना लेंगे, तो ये वाला रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, और ये वाला रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो फर्दर करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, इफ द एनोडिक कंपार्टमेंट ऑफ द सेल कंटेन्स आयंस लाइक Ag+N, Hg+2N, Cu+N, Pb+2N, BiO+N, then we cannot use KCl and NH4Cl in the salt bridge because above ion may get precipitated at the mouth of salt bridge and it may stop functioning। ठीक, तो ये सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। बाकी नेक्स्ट क्लास।